फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 34। और इस लेक्चर में हम लोग गांधी जी के बारे में एक्सक्लूसिवली पढ़ने जा रहे हैं। तो गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह स्टार्ट किया, क्यों किया, और आखिर गांधी जी वहाँ पहुँचे क्यों, और जब गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़े तो गांधी जी क्या वो गांधी जी थे या गांधी जी डिफरेंट हो गए। सही बात है, सभी लोग अपने कार्य से सीखते हैं। तो ये जो अनुभव हुआ गांधी जी को साउथ अफ्रीका में, ये भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। भारत को भी बहुत फायदा पहुंचेगा इस चीज़ से। तो यहाँ पे देखो, यदि गांधी जी का जो करियर है, यानी कि जो मोहनदास करमचंद गांधी का जो करियर है, उनका करियर को हम लोग दो फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट फेज़ है, जहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए, इंडियंस वर्कर्स के लिए, इंडियंस लेबरर्स के लिए, 1893 से लेकर 1914 तक, 1914 तक, समझ गए, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टिंग होने तक। और जो सेकेंड फेज़ है, वहाँ पे गांधी जी लीड किए हैं भारत में, क्योंकि जैसे 1915 में गांधी जी यहाँ पे आए तो गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं किया। गांधी जी पूरा भ्रमण किए हैं, 1-1.5 साल तक भ्रमण किया है गांधी जी ने, और उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया है, समझे। तो 1915 से लेके जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिला, तब तक गांधी जी मेहनत करते रह गए भारत में। हाँ, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सब बच्चे लोग को पता ही होगा कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। और ये पढ़ाई करने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, और 1893 में साउथ अफ्रीका भी गए थे, क्योंकि इनका जो क्लाइंट था उनका कुछ केस था, उसी केस के सिलसिले में ये साउथ अफ्रीका गए थे। तो तुम्हारे मन में पक्का एक सवाल होगा कि आखिर क्या केस था और किन के बिहाफ में ये गए थे, किन के लिए गए थे ये। तो यही सवाल यहाँ पे भी है कि वाई गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका, आखिर गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाने की क्या जरूरत पड़ा। तो 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे क्योंकि कुछ केस था उनके क्लाइंट का, दादा अब्दुल्ला का। तो दादा अब्दुल्ला का केस से रिलेटेड, उससे संबंधित है ना, इसलिए उनको वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जाना पड़ा, क्योंकि ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ बैरिस्टर। जैसे याद करो, बीजी तिलक को भी लंदन जाना पड़ा था वैलेंटाइन चिरोल का एक केस के सिलसिले में, और तभी जाके इंडिया में होम रूल मूवमेंट जो था तिलक जी का, वो लीडरलेस हो गया, ख़त्म हो गया। सही बात है। हाँ, वो वही बात है, देखो हर कोई नहीं हो सकता है गांधी जी। गांधी जी का प्रतिज्ञा देखो, गांधी जी ने बहुत पहले ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था। तो गांधी जी इज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो, मई 1893 में जब गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे, जगह का नाम है, समझे ना, जगह का नाम है प्रिटोरिया। जब गांधी जी वहाँ जा रहे थे तो एक वाइट मैन ने उनको बोला कि आप फर्स्ट क्लास कैरेज में, यानी फर्स्ट क्लास बोगी में आप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि यू आर ब्लैक। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास टिकट था, मगर गांधी जी का वो फर्स्ट क्लास का टिकट फेंक दिया गया। उस वाइट मैन ने क्या किया, लेके फेंक दिया, समझे ना। एंड गांधी हु हैड अ फर्स्ट क्लास टिकट वाज थ्रोन ऑफ द ट्रेन। बताओ, गांधी जी खाली टिकट को ही नहीं फेंका गया, गांधी जी को भी फेंक दिया गया बाहर, यही इसी जगह पे। मैरिट्सबर्ग, जो पीटर मैरिट्सबर्ग है, पीटर मैरिट्सबर्ग एक जगह का नाम है। जब प्रिटोरिया जा रहे थे तो बीच में एक जगह था, उस जगह पे जब गांधी जी बोले कि क्यों नहीं हम चढ़ सकते, हमारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, हम ट्रैवल कर सकते हैं, तो वाइट मैन ने क्या किया, उनको धक्का देके निकाल दिया वहाँ से, समझे। वाइट मैन ने कहा कि टिकट होने से क्या होता है, यू आर ब्लैक, निकलो यहाँ से। वेरी बैड ना, वेरी बैड ट्रीटमेंट ना। देखो, शिवरिंग थ्रू द विंटर नाइट इन द वेटिंग रूम ऑफ द स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन में जो भी वेटिंग रूम था, वहाँ बैठ के एकदम रात भर ठिठुर रहे हैं ठंड की वजह से। तभी गांधी जी ने एक प्रतिज्ञा लिया कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है साउथ अफ्रीका में, इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये होता है ना प्रतिज्ञा, और उसके लिए देखो ये चल पड़े। सही बात है, कई बार बुरा एक्सपीरियंस भी, एक इंडिविजुअल का बुरा एक्सपीरियंस कॉमन मास के लिए एक अच्छा चीज़ बन के निकलता है। वही गांधी जी के साथ हुआ।
तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में खूब लड़े हैं ये। इनफैक्ट जब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला टाइप के लोग भी आए तो गांधी जी को एक प्रेरणा के रूप में यूज़ किया, क्योंकि गांधी जी पहले ही अपार्थाइड को लेकर लड़े थे यहाँ। अपार्थाइड मतलब वही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। समझ गए ना स्टूडेंट? हाँ। अब यहाँ पे देखो सवाल ये उठता है कि जो इंडियंस हमारे साउथ अफ्रीका में रहते थे वो किस टाइप के थे, किस कैटेगरी के थे? तो नंबर 1 इंडेंजर्ड इंडियन लेबर थे जो साउथ अफ्रीका में आए थे, हु हैड माइग्रेटेड टू साउथ आफ्टर 1890। वहाँ शुगर प्लांट, जानते हो ना कि ये ब्रिटिश लोग इंडियंस को बाहर ले जाते थे काम करवाने के लिए, और ब्रिटिश जहाँ जहाँ गया वहाँ प्लांटेशन बहुत ज़्यादा ही फ्लरिश करवाया है, चाहे वो हमारा केरल कोस्ट ही क्यों ना हो, वेस्टर्न घाट्स में भी तो बहुत प्लांटेशन करवाया है, चाहे उधर दार्जिलिंग हिल्स क्यों ना हो, चाहे आसाम क्यों ना हो। हमने देखा है थ्रू आउट द हिस्ट्री कि ब्रिटिश जहाँ जहाँ गया है कैश क्रॉप्स को फ्लरिश किया है, कैश क्रॉप्स को इनकरेज किया है ताकि वो पैसा कमा सके, मोटा पैसा कमा सके, प्रॉफिट कर सके। तो सेम यही हुआ है कि 1890 के बाद हमारे जो इंडियंस लोग थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका में जाना शुरू कर दिए। क्यों? फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो लोग शुगर प्लांटेशन में काम कर सके। नंबर 1 तो ये हो गया एक टाइप का इंडियंस जो जा रहा है, लेबर क्लास का इंडियंस है जो कि शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए जा रहा है। दूसरा क्लास का इंडियंस कौन है? मर्चेंट्स, बनिया, व्यापारी। व्यापारी तो कहीं भी पहुंच सकता है। अभी जानते हो साउथ अफ्रीका का इकोनॉमी चलाने में हमारे जो गुप्ता ब्रदर्स का बहुत बड़ा रोल है। कभी हम बताए होंगे क्लास में, गुप्ता ब्रदर्स फेमस। एंड थर्ड कौन है? एक्स एंडेंजर्ड लेबर्स। इसका मतलब जो सेटल तो हो गए वहाँ पे, बट उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो चुका है, बट वहीं पे बैठे हुए हैं। क्योंकि इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता था कि इतना साल के लिए आपको यहाँ पे काम करना है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर घर चले जाओ। ऐसे लोग क्या कि इनका बच्चा भी हुआ, वहीं पे वो सेटल हो गए, बट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। यानी कि ब्रिटिश इन लोग को इलीगल घोषित कर देगा आने वाले समय में, या बोलेगा कि तुमको यहाँ रहना है तो तुमको पेमेंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो 3 टाइप के हमारे इंडियंस लोग वहाँ पे रहते थे। पहला कौन है? इंडेंजर्ड इंडियन लेबर, जो आए थे 1890 के बाद शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए। दूसरा क्लास ऑफ इंडियंस कौन है? मर्चेंट्स। और तीसरा कौन है? एक्स एंडेंजर्ड लेबर्स, यानी वो भी आए थे लेबर्स के रूप में ही, बट उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो चुका है। अब देखो, चलो ठीक है, तीनों टाइप के लोग सब हैं हमारे इंडियंस। मैं यदि इंडियंस ओवरऑल देखोगे तो किस तरह के इंडियंस तुमको वहाँ पे नज़र आएंगे? अधिकतर इलिटरेट है, अनपढ़ है, समझे ना, पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, उनको इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। दे डोंट नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता उनको, ठीक है। और जिस जगह लोकेशन पे उनको बोला गया रहने के लिए, वहीं पे वो डटी सैनिटेशन के साथ रह रहे हैं, फ्लीती एंड डटी के रूप में रह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत ही बुरा सैनिटेशन, बहुत ही बुरा हाउसिंग फैसिलिटी में इंडियंस लोग रह रहे थे। एंड इंडियंस, जो जितने भी इंडियंस इमिग्रेंट्स थे जो वहाँ पे आए, सेटल हुए हैं, बहुत ही डिसेबिलिटी का सामना कर रहे थे। वही कभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कहीं बोल दिया है कि रात को आपको नहीं निकलना, यहाँ पे बोल दिया है कि आपको पर्टिकुलर इसी जगह पर रहना है। तो लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन के साथ रह रहे थे, लॉट्स ऑफ डिसेबिलिटी के साथ हमारे इंडियंस लोग वहाँ पे रह रहे थे, समझे। वही इंडियंस, वही लिखा गया है नीचे देखो कि इंडियंस वेर ब्रॉट एज अ लेबरर मोस्टली फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। अधिकतर लेबर्स क्लास के ही लोग सब थे। अब देखो तो प्लाइट ऑफ एशियंस, स्पेशली इंडियंस का स्पेशली, क्योंकि वी आर एशियंस। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या दुख क्या था। सबसे पहला दुख रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो तो गांधी जी के साथ भी हुआ। सोचो गांधी जी के साथ हो, जो फर्स्ट क्लास टिकट लेके चल रहा है, जो आदमी जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है, जब इसके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जब गांधी जी के साथ उनके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो जो अधिकतर जो लोग जो इलिटरेट है, जिसको इंग्लिश एजुकेशन नहीं पता है, जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आता, सोचो उन लोगों के साथ किस लेवल पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा वहाँ पे। तो इमेजिन कर सकते हो स्टूडेंट्स, ह्यूमिलेशन, बिल्कुल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है तो it results into ह्यूमिलेशन हो रहा है, कॉन्टेम्प्ट हो रहा है, नो राइट टू मूवमेंट है ही नहीं, आप नहीं जा सकते, फ्रीली नहीं घूम सकते हो, जो जगह प्रिस्क्राइब किया गया उसी जगह पर रहना है, वोट नहीं दे सकते, यू आर सेकंड क्लास ऑफ सिटीजन, आप माइग्रेंट्स हो, आप वोट नहीं दे सकते हो, आप सरकार नहीं चुन सकते हो, ठीक है। और देखो कंजेस्टेड ड्वेलिंग्स एंड इनसैनिटरी ड्वेलिंग्स, बहुत ही बुरा सैनिटेशन कह सकते हो, बहुत ही भीड़ भरा इलाका में रह रहे थे इंडियंस लोग, बहुत ही कह सकते हो कि अनटाइडी इन्वायरमेंट। तो इन सम कॉलोनीज एशियंस एंड अफ्रीकन्स कुड नॉट स्टे आउट ऑफ डोर्स आफ्टर 9 PM।
नॉर कुड दे यूज़ पब्लिक फूड पाथ। देखो ये स्थिति था, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। तो ब्रिटिश का बहुत सारे कॉलोनीज में, समझे ना, इनफैक्ट अफ्रीकन्स भी जो वहाँ के रियल बासिंदे हैं, और एशियन लोग तो गए ही काम करने के लिए प्लांटेशन सब में, कई मर्चेंट क्लास भी होंगे। बेचारे लोग को 9 बजे रात के बाद निकलने का कोई परमिशन ही नहीं था, और ना ही जो पब्लिक फुटपाथ है जहाँ से पब्लिक लोग गुजरता है, घूमने जाता, वो भी यूज़ करने का वो नहीं था, परमिशन नहीं था। लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे इंडिया में देखो छोटे जात को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, तो ये भी तो कुछ वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन है। मैं जात को लेकर नहीं है, यहाँ पर रेस को लेकर है, कंट्री को लेकर है, वेरी बैड ना। ये सब चीज़ के लिए गांधी जी लड़ेंगे, क्योंकि देखे गांधी जी के साउथ अफ्रीका में इंडियंस का हाल तो बहुत बुरा है। तो यहाँ पे देखो गांधी जी का भी देखो साउथ अफ्रीका में, सही बात है, अपना वही अनुभव से सीखता है कोई भी। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में 2 अलग फेज़ में काम किए हैं, कह सकते हो मॉडरेट फेज़ में। वही मॉडरेट फेज़ का तो विचारधारा समझ ही गए होंगे स्टूडेंट लोग कि ट्रिपल पे काम करेंगे। उनको भी वही लगेगा जो गोपाल कृष्ण गोखले को लगता था, उनको भी वही लगेगा जो यहाँ पे इंडिया में जो मॉडरेट्स बैठे हुए हैं, जो ट्रिपल पे विश्वास रखते हैं, इनको भी यही लगता है कि ये भी पढ़े लिखे तेज तरह इंग्लिश एजुकेशन लिए हुए आदमी, समझ रहे हो ना, जो इंग्लिश एजुकेशन ले लेगा तो वो हमेशा लॉयल रहेगा इंग्लिश को लेके। और यही कारण था कि इनको टाइटल मिला था केसरी हिंद का, जो कि लौटा दिए बाद में, ये जलियांवाला मासाकार हुआ था तब तो लौटा दिए गुस्से से। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना नाइटहुड खिताब लौटा दिया था। याद करो पिछले क्लास में होम रूल मूवमेंट के टाइम में, है ना, सर सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपना नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया था। बिल्कुल ये चीज़ दिखता है। देखो तो शुरुआत का गांधी जी का फेज देखते हैं, मॉडरेट फेज 1893 से लेकर 1905 तक। गांधी जी बिल्कुल वही ट्रिपल फी पे ही पिटीशन लिखते थे, पिटीशन भेजते थे, मेमोरियल्स भेजते थे, वही लिखना राइटिंग के द्वारा, ठीक है, ताकि जो साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश बैठा हुआ उसका ध्यान आकर्षित कर सके, और जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है ब्रिटिश उसका भी ध्यान आकर्षित कर सके। तो लिखते थे केवल। इनको लगता था, गांधी जी को वही लगता था जो मॉडरेट्स को लगता था इंडिया में। गांधी जी को लगता था कि अथॉरिटी अवेयर नहीं है कि इंडियंस कितने यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, शायद इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बार यदि हम अपने पिटीशन से, प्रेयर्स से, पॉजिटिव प्रोटेस्ट से यदि हम ये ध्यान खींचे तो हो सकता है कि ब्रिटिश इंडियंस के लिए कुछ भला ही वाला भी काम करे, अच्छा वाला भी काम करे। पर जानते हो ब्रिटिश तो ब्रिटिश है, चाहे इंडिया में रहे चाहे साउथ अफ्रीका में रहे, उसका इंटरेस्ट तो वही कॉलोनियल इंटरेस्ट ही है, वेस्टेड इंटरेस्ट ही है अपना। वही बात हुआ यहाँ पे भी देखो, तो वही लिखा गया, ही थॉट दैट ऑथोरिटीज आर नॉट अवेयर ऑफ प्लाइट ऑफ इंडियंस, वंस दे आर इन्फॉर्म्ड दे वुड टेक सिंसियर स्टेप्स टू रेंडर देयर ग्रीवांसेस, आफ्टर ऑल इंडियंस वेर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। तो कहा गया यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि एक बार यदि अवगत करवा दिया जाए कि इंडियंस का बहुत बुरा हाल है, तो हो सकता है कि ब्रिटिश बहुत अच्छे से ग्रीवांसेस को, प्रॉब्लम्स को, इंडियंस के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को वो सॉल्व कर सके। आफ्टर ऑल हमारे इंडियंस भी तो ब्रिटिश सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे रहे हैं तो ब्रिटिश सबके लिए दाता हो गए, सबके लिए वेलफेयर करेंगे वो। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सोचते थे। मैं ऐसा नहीं हो सका। जब ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया में जो चल रहा है एक्सट्रीमिस्ट फेज वाला, जो नए नए टेक्निक्स, पैसिव रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। देखो बच्चे लोग, ये सीखने वाला चीज़ है कि जो भारत में टेक्निक है वो भी टेक्निक यूज़ की हैं गांधी जी अपने जगह पे। देखो तो फिर गांधी जी का भी एक फेज़ आता है, इसको एक्सट्रीमिस्ट फेज तो नहीं कहेंगे, बट ये सत्याग्रह फेज है, क्योंकि ये टेक्निक गांधी जी ने खुद ही डेवलप किया है। सत्याग्रह फेज 1906 से लेकर 1914 तक, जब तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे तब तक। उसके बाद जानते हो कि गांधी जी 1915 में भारत आ गए, सही बात है ना। तो यहाँ पे देखो पैसिव रेजिस्टेंस, वही पैसिव रेजिस्टेंस करना है, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि जितने भी लोग हैं वो बात नहीं मानेगा अथॉरिटी का, डेट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो देखो यहाँ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाया इन्होंने, ताकि जितना भी लॉ है जो बायस्ड है, ब्रिटिश का लॉ तो बहुत सारा बायस्ड है, रौलत एक्ट जानते ही हो तुम लोग, नो वकील नो दलील, है ना, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, सेडिशन, सब तो बायस्ड लॉ ही था। तो जितने भी बायस्ड लॉ है उसको वो क्या कर, चैलेंज कर सके, इसलिए इन्होंने एसोसिएशन बनाया। पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव है, एक्टिव नहीं है बच्चों। एक्टिव में मतलब मारधार भी हो सकता है, पैसिव है सत्याग्रह करके, समझे। एंड ये टेक्निक ऐसा टेक्निक, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रेजिस्टिंग एडवर्सरीज विदाउट वायलेंस, यानी कि जो भी आपका दुश्मन है, एडवर्सरी, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसका दिल जीतना है,
सत्याग्रह करके, लड़ाई करके नहीं, वायलेंस से नहीं, नॉन वायलेंस तरीके से। तो ये टेक्निक तो गांधी जी का बहुत ही कारगर साबित हुआ, बाद में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी, भारत में भी। ये टेक्निक गांधी जी ने वहीं पे डेवलप किया। और क्या क्या अनुभव हुआ गांधी जी को, बाद में यूज़ करेंगे गांधी जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मॉडरेट फेज। देखो 1894 से लेके जो 1905 तक जो मॉडरेट फेज गया है, तो उसमें गांधी, वही बात है, गांधी जी पूरा मूव्ड हो गए। गांधी जी को लगा कि इंडियंस के साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए गांधी जी लिखना शुरू कर दिए। चाहे वो ब्रिटिश साउथ अफ्रीका का ब्रिटिश हो, चाहे वो इंग्लैंड में बैठा हुआ ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो, उसको लिखना शुरू कर दिए, ताकि जो इंडियंस का जो ग्रीवांसेस, इंडियंस का जो इंडियंस लोग का जो प्रॉब्लम्स, देखो रात को 9 बजे के बाद नहीं निकल सकता है, बहुत ही बुरी तरीके से सैनिटेशन में रह रहा है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ह्यूमिलेशन हो रहा है, कंटेम्प्ट हो रहा है, वेरी बैड ना। देखो कंटेम्प्ट का मतलब वही होता है, ह्यूमिलेशन ही होता है बच्चों लोग, समझे ना। टेक्निक्स ऑफ गांधी जी, पिटीशन, मेमोरियल्स, फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट, देख रहे हो ना, ट्रिपल भी कह सकते हो तुम। साउथ अफ्रीका वाले ऑफिशियल्स को भी लिखे जा रहे हैं, इधर भी लिखा जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी इंडियंस उसको यूनाइट करने के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, डेट इज कॉल्ड नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल जगह का नाम है साउथ अफ्रीका का, समझे, नटाल वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन साउथ अफ्रीका। तो नटाल में इन्होंने, कह सकते हो, नटाल इंडियन कांग्रेस इन्होंने बनाया कब, 1894 में। और उसके बाद इन्होंने पेपर लिखना शुरू किया, डेट इज कॉल्ड इंडियन ओपिनियन। तो मैंने बहुत पहले ही बोला था ये चीज़ कि इंडियन ओपिनियन जो पेपर है वो गांधी जी लिखते थे और साउथ अफ्रीका से ही लिखते थे वो, याद रहेगा ना तुम लोग को ये चीज़। यस, साउथ अफ्रीका से ही इन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया, इंडियन ओपिनियन। अब ये सत्याग्रह वाला जो वर्ड कहाँ से आया, तो ये भी इसी पेपर से रिलेटेड है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो गांधी जी का जो शुरुआत का जो फेज़ है उसमें गांधी जी ने क्या क्या नहीं किया। देखो 1893 में वो बहुत बड़ा इंसिडेंट, जहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑफ टिकट होने के बावजूद भी गांधी जी को बाहर धक्का दे के गिरा दिया गया। गांधी जी वहाँ पे ठंड की वजह से ठिठुरते रह गए रात भर और प्रतिज्ञा लेते रह गए। वही पीटर मैरिट्सबर्ग का जो इंसिडेंट है, जब प्रिटोरिया जा रहे थे तब की बात है, ये हुआ। उसके बाद 1894 में गांधी जी ने क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस स्थापित किया 1894 में, सही बात है ना। और ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल वायलेंट नहीं करेगा, नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करेगा, क्योंकि वाइट पीपल जो इंडियंस को यहाँ पे, अफ्रीकन्स को, यहाँ के अपने लोग को भी, और जो एशियंस जो आए हैं, इंडियंस जो आए हैं, उसके साथ जो ह्यूमिलेशन करा उसके अगेंस्ट था, ताकि सब पीपल को यूनाइट किया जा सके इस ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे समझने वाला चीज़ है। 1899 में गांधी जी ने इनफैक्ट देखो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स ही बनाया, एक कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश को हेल्प करने के लिए, ब्रिटिश को सहयोग किया है गांधी जी ने। इसलिए ब्रिटिश के दिल में गांधी जी को लेकर हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। सॉफ्ट कॉर्नर यहीं से स्टार्ट हुआ है। देखो बच्चे लोग, उस समय बोर वार चल रहा था, मैंने कभी जिक्र किया था इसके बारे में अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। बोर वार चल रहा था। जब बोर का मतलब होता है कि लोग, बोर का डच वर्ड है फार्मर्स, तो फार्मर्स वार हो रहा था एक तरह का हो गया। और ये बोर लोग कौन थे, बोर लोग वही अर्ली यूरोपियन सेटलर्स थे, उसमें अधिकतर डच थे, कुछ जर्मन लोग भी थे, मगर अधिकतर डच थे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ जो लोग बसे हुए हैं पहले से, जो बाहर यूरोपियंस लोग हैं जो वहाँ पे बसे हुए हैं, उसका और इंग्लिश मैन का, वही ब्रिटिश का झगड़ा हो गया। तो उसमें गांधी जी ने जो सपोर्ट किया था, किसको, ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आएगा ना ब्रिटिश के दिल में कि देखो ये हमसे लड़ भी रहा है और हमको सपोर्ट भी कर रहा है, समझ रहे हो ना। सो डैट ब्रिटिश कुड अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी। सपोर्ट इसलिए किया कि देखो हम आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं ऐसे वार में, जबकि आपने कितना गंद मचा कर रखा है हमारे इंडियंस के साथ, उसके बाद भी हम सपोर्ट कर सकते हैं आपको। हाँ, ताकि वही ब्रिटिश, ताकि क्या समझ सके ह्यूमैनिटी क्या है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इंडियंस का टॉर्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्रिटिश सपोर्ट किया। देखो गांधी जी दूसरे तरीके से, गांधी जी बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है। गांधी जी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देते हैं, गांधी जी जवाब मुस्कुरा के देते हैं, और तब तक मुस्कुराओ, तब तक मुस्कुराओ, तब तक अगले वाले का दिल पिघल ना जाए। और ये ब्रेव आदमी कर सकता है, कोई कॉमन आदमी नहीं कर सकता ये सब, ठीक है। ये ग्रेटनेस है, कायरता का ये निशानी नहीं है, बहुत ही महान आदमी, बहुत ही वीर पुरुष ही कर सकता है ये सब चीज़। देखो तो इनके एफर्ट की वजह से इनको मिला भी
केसरी हिंद का देखो यही टाइटल इनको मिला था बोर वार में, यही टाइटल वो जलियांवाला मासाकार में लौटा देते हैं, समझे। तो गोल्ड मेडल मिला, वही कह सकते हो पुरस्कृत किया गया इनको कि वाह क्या गजब का आदमी है आपने हमको। क्योंकि देखो उस समय यदि बोर वार में यदि इंडियंस भी ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करता तो ब्रिटिश को और दिक्कत हो सकता था, बट थैंक्स टू गांधी जी कि गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया। 1904 देखो बच्चे लोग, 1904 में गांधी जी ने एक फोनिक्स फार्म डेवलप किया, फोनिक्स फार्म डरबन में, डरबन जानते हो साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, ठीक है। और कहाँ से इंस्पायर होकर रस्किन का जो अनटू द लास्ट, एक कह सकते हो बहुत पढ़ते थे, किताब सब पढ़ते थे, ये बड़े बड़े जो राइटर है ना, बड़े बड़े जो पहले के यूरोपियन राइटर उनको पढ़ते थे, वहीं से इन्होंने प्रेरणा डिराइव करके एक फोनिक्स फार्म बनाए। अब देखो फोनिक्स फार्म देखो क्या है, वही फोनिक्स फार्म ही तुम्हारा साबरमती आश्रम बनेगा बाद में इंडिया में आके। तो जो गांधी जी किए साउथ अफ्रीका में वो चीज़ वहाँ पे इंडिया में भी दोहराएंगे। तो फोनिक्स फार्म बनाए, मतलब फोनिक्स जगह का नाम है, वहाँ पे एक फार्म है और वहीं पे आइडिया डेवलप्ड हुआ कैसे सत्याग्रह किया जाए, समझे। देखो वहीं पे देखो गांधी जी क्या करेंगे, अपने कैडर को जितने भी लोग सब उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बोलेंगे कि नॉन वायलेंट तरीके से लड़ा जाए, पीसफुल रिस्टेड, यदि हमको किसी चीज़ को रोकना है तो पीसफुल तरीके से एकदम नॉन वायलेंट तरीके से स्ट्रगल करना है। और हम कह सकते हैं इसलिए कि फोनिक्स फार्म ही क्या है, बर्थ प्लेस है सत्याग्रह का, वहीं से सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो ये सब गांधी जी का मॉडरेट फेज है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, करेक्ट, ये पेज तो समझ में आ ही गया होगा, मॉडरेट फेज। अब देखते हैं गांधी जी का दूसरा फेज, सत्याग्रह फेज। तो वाई गांधी जी वॉज कंपेल्ड टू लॉन्च सत्याग्रह। जब इतना अच्छा सुंदर चल ही रहा था मॉडरेट फेज, तो सत्याग्रह फेज लॉन्च करने की क्या जरूरत था गांधी जी को, समझे। तो नीचे आओ बच्चे लोग, नीचे फिगर देखो, तुमको साउथ अफ्रीका दिख रहा होगा, शायद में नटाल भी दिख रहा होगा, हाँ अभी कह सकते हो कि मोजाम्बिक के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है, साउथ अफ्रीका के नज़दीक है वो। नटाल में ही बनाए थे ना। हाँ अभी उस समय का जो बाउंड्री है वो डिफरेंट होगा अभी से, क्योंकि ब्रिटिश सब छोड़ दिया तो फिर रीऑर्गेनाइजेशन होगा बाउंड्री का। ट्रांसवाल देखो वहाँ पे दिख रहे हो, ट्रांसवाल, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। देखो वही नटाल में एक छोटा सा जगह दिखेगा तुमको, डरबन फोनिक्स फार्म है कि नहीं वहाँ पे देखो, हाँ डरबन फोनिक्स फार्म है बिल्कुल। तो ये एरिया तुमको याद होना चाहिए। ट्रांसवाल देखो ऊपर वाला एरिया है, जहाँ पे जोहानसबर्ग भी है, जानते हो जोहानसबर्ग बहुत फेमस है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे टोल्स्टाई फार्म है, एक फार्म है, ठीक है। नटाल में भी देखो तुमको वहाँ पे एक फार्म दिखेगा, वही नटाल का डरबन वाला इलाका में फोनिक्स फार्म जिसको कहेंगे, ठीक है। फोनिक्स देख रहे हो ना, फोनिक्स वहाँ पे जगह का नाम है। और ट्रांसवाल भी एक कह सकते हो प्रोविंस का नाम है, प्रोविंस मतलब एक स्टेट का नाम है। ये आया समझ में, ये स्टेट का जो भी लोकेशंस है। अब ऊपर पढ़ो, अब समझने का प्रयास करो। वाई गांधी जी वॉज कंपेल्ड टू लॉन्च सत्याग्रह फेज, गांधी जी क्यों लॉन्च किए सत्याग्रह। तो इंडियंस अराइव्ड इन नटाल, फिर नीचे जाओ फिगर देखो, नटाल में इंडियंस आया, देखो फिगर देखो, रिलेट करो उसको, इंडियंस नटाल में आया, ठीक है। फिर ऊपर जाओ, हाँ इंडियंस अराइव्ड इन नटाल साउथ अफ्रीका, ऐसा साउथ अफ्रीका का ही हिस्सा था वो, ठीक है ना। अर्ली एज 1860s में आया था। एंड वहाँ पे जानते हो कि बॉन्डेड लेबर के रूप में, वही इंडेंजर्ड लेबर के रूप में काम करना शुरू कर दिया प्लांटेशन में, शुगर प्लांटेशन में। वी हैव सीन ना कि कितने कैटेगरी के लोग वहाँ पे रहते थे। तो एक इंडेंजर्ड वाले लेबर रहते थे, दूसरा मर्चेंट क्लास वाले रहते थे, और तीसरा क्या, एक्स इंडेंजर्ड लेबर जिसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया था। सही बात है ना। तो पहले इंडियंस नटाल में आए, वही साउथ अफ्रीका का प्रोविंस नटाल में आए, वहाँ पे रहे। अब देखो हाँ कहाँ वर्क, वही शुगर वही प्लांटेशन में काम कर रहे थे, रेलवे में काम कर रहे थे, रेलवे बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काम कर रहे थे, कोयल माइनिंग में भी काम कर रहे थे। एंड मैनी मूव टू, देखो अब फिर नीचे जाओ, नटाल से बहुत सारे लोग मूव करके ट्रांसवाल में गए हैं, देखो फिगर, हाँ ट्रांसवाल जो प्रोविंस है वहाँ पे चले गए। एंड मैनी मूव टू ट्रांसवाल एंड बिगेन टू ओपन, वहाँ जाके दुकान सब खोलना शुरू कर दिए और वहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिए। जब इंडियंस लोग ये सब करना शुरू कर दिया तो जो ब्रिटिश था वहाँ पे, जो वाइट पीपल था, उसको डर लग गया कि इंडियंस क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। आया तो लेबर के रूप में, बट नटाल से आके ट्रांसवाल में आके ये बिजनेस एक्टिविटी बढ़ा रहा, हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंजर बन जाए हमारा। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रिटिश पक्का रोकेगा ये प्रोसेस को, ये जो मूवमेंट जो हो रहा है नटाल से लेकर ट्रांसवाल, पक्का रोकेगा उसको। देखो
अब नीचे जाओ, देखो समझो आप। तो अब देखो क्या करेगा, देखो यहाँ पे, हाँ, दिस लेड टू द गवर्नमेंट पासिंग लॉज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंडियंस। आप बताओ, वही लॉ अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। इतना लॉ पास कर देगा ब्रिटिशर सब कि ताकि इंडियंस का पूरा शोषण हो सके। नंबर 1 देखो, रिटर्निंग देम टू अंडरगो लिटरेसी टेस्ट। बताओ लिटरेसी टेस्ट होगा अब इंडियंस लोग का, तो लिटरेसी टेस्ट में तो फेल ही कर जाएगा इंडियंस लोग, क्योंकि बाहर से यदि कोई इंडियंस आया है काम करने के लिए तो जाहिर सी बात है इलिटरेट ही होगा। यदि लिटरेट होता तो उसको अपने कंट्री में ही मिल जाता जॉब। सही बात है कि नहीं, बताओ तो स्टूडेंट। यदि आदमी पढ़ा लिखा हो तो उसको बाहर भी जाएगा तो वो स्टैंडर्ड जॉब करने के लिए जाएगा, नहीं तो अपने राज्य में ही सेटल हो जाएगा, वो अपने कंट्री में ही सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिटरेसी टेस्ट होगा, बताओ इंग्लिश में अकाउंट होगा ताकि वो नहीं समझ सके। यदि उसके साथ शोषण भी होगा तो कैसे समझ पाएगा वो। बताओ राइट टू वोट का भी अधिकार नहीं मिलेगा उसको, और अपना पासेस को भी लेके चलना है। बताओ एवरी टाइम यू हैव टू कैरी पासेस। ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया ना, इंडियन से तो हर समय पासेस, कोई पूछ सकता है पास दिखाओ अपना, दिखाना पड़ेगा, तो ये तो गलत है। और इतना ही नहीं विद्यार्थी, 1898 के बाद क्या हुआ कि इन लोगों को मना कर दिया कि आप पेमेंट में जो बनाया गया है ना फुटपाथ सब चलने के लिए, जो खास फुटपाथ सब बनाया गया चलने के लिए, उस सब में मना कर दिया कि इंडियंस लोग नहीं चल सकता है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। नहीं हो गया कि लिटरेसी टेस्ट, ऐसा थोड़ी होता है लिटरेसी टेस्ट पास करना पड़ेगा, अकाउंट भी इंग्लिश में होगा ताकि ना समझ सके, राइट टू वोट भी अधिकार नहीं है, पासिस भी लेके चलना है, और पब्लिक प्लेस सभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ रबिश, ये तो बहुत गंदा चीज़ हो गया, पूरा डिस्क्रिमिनेटरी हो गया ये तो। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे टैक्स आफ्टर द बॉन्ड हैड बीन सर्व्ड। जैसे ही बॉन्ड खत्म हो गया, यदि तुमको साउथ अफ्रीका में रहना है, वही एक्स एंडेंजर्ड लेबर के लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा, समझे, ताकि कंट्री में तुम रह सको। नहीं पैसा दोगे तुमको बैक कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंडेंजर्ड लेबर थे जो एक्स बन गए, कहने का मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया, पूरा चांस है इसको बाहर भेजने का। और ये लोग बेचारे लोग ज़्यादातर इलिटरेट थे, गरीब है। अब बच्चा लोग हो गया यहाँ पे सेटल्ड है, यहाँ पे हमारे इंडियंस लोग सेटल हो गए ना, क्योंकि बहुत दिन से हैं वहाँ। तो प्रॉब्लम विद द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश इन द एंग्लो बोर वार, इंडियंस इन ट्रांसपोर्ट होप देयर लॉट वुड चेंज। अब बताओ, हमने सपोर्ट किया ना, एम्बुलेंस कॉप्स भी बना दिए गांधी जी ने, और फाइनली ब्रिटिश ही जीता है। तो वही बात था कि जब जीता है तो कुछ तो देगा गिफ्ट। हमने तो सपोर्ट ही किया था ब्रिटिश को बोर वार में। मैं ब्रिटिश तो ब्रिटिश बाबू, ब्रिटिश का शुरू से रहा है वो, जान रहे हो ना, कि जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद करेगा, इसका शुरू से नियम है। सिंध में नहीं देखे थे क्या हम लोग, सिंध में देखे थे ना ये चीज़, और बाकी जितने भी प्रिंसली स्टेट को उसने सब्सिडी अलायंस के रूप में लिया वो उसमें भी देखे हैं हम लोग, या जलियांवाला मासाकार के रूप में भी हम लोग देखे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट किए, क्या मिला हमको, सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट किए, क्या मिला हमको। बात समझ रहे हो ना। तो ये शुरू से ब्रिटिश का लक्षण दिखता है। देखो यहाँ पे समझो बात को, बट इंस्टेंट दे वर सब्जेक्ट टू मोर ह्यूमिलेशन। बताओ वार जीत गया, बोर वार जीत गया, तो इंडियंस लोग खुश था कि भाई हमको कुछ मिलेगा, बताओ और ह्यूमिलेशन करना शुरू कर दिया ये लोग। इंडियंस वर नाउ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद लोकल अथॉरिटी। बताओ इंडियंस लोग को बताना पड़ेगा लोकल अथॉरिटी के पास जाके कि मेरा नाम ये है, फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, पास रखना पड़ेगा। बताओ और डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जितने भी लोकल अथॉरिटी होगा वहाँ पे जाके बोलना पड़ेगा उसको, इंडियंस को, मेरा नाम ये है, हम यहाँ से आए हैं, देखिए मेरा वीज़ा इतना दिन के लिए है, कॉन्टैक्ट ख़त्म होने वाला ये हो। बताओ तो तुम तो हो गया, फिर प्राइवेसी भी ख़त्म कर रहे हो तुम। तो कायदे से क्या होना चाहिए, इंडियंस के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी होना चाहिए था, कुछ फैसिलिटी होना चाहिए था, यहाँ से निकलना चाहिए था। महात्मा गांधी जी फेल्ड दैट लॉ सिंगल आउट इंडियंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस टुक रूट। गांधी जी को लगा इनफ इज इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया, बोर वार में सपोर्ट किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। ये लॉ जितना बनाया गया खाली इंडियंस को ही टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है, बहुत हो गया, सत्याग्रह लॉन्च हो गया। अब यहाँ से गांधी जी सत्याग्रह फेस पे चले आएंगे। तो देख रहे हो ना, मजबूरी है गांधी जी का भी। क्यों गांधी जी कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी बोर वार में सपोर्ट किए ये सोच के कि ब्रिटिश देगा लॉलीपॉप, कुछ नहीं दिया, उल्टा और ह्यूमिलेशन, और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और जाकर लोकल अथॉरिटी को बताना होगा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। यहाँ पे देखो बेसिक, अब ये सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और सत्याग्रह करने का मतलब क्या होता है। अब जो भी इसका मतलब होगा भारत में भी यही लागू होगा चीज़। यहाँ पे देखो
तो गांधी जी चाहते थे कि अपने न्यू टेक्निक ऑफ रेजिस्टेंस को कुछ नाम दे, तो इन्होंने विज्ञापन दिया, वही अपने मैगजीन इंडियन ओपिनियन में जो लिखते थे ये, तो सजेशन के लिए कि आप कुछ सजेशन दो, तो इनको बहुत सजेशन मिला। उनको एक शब्द मिला सत्याग्रह, सदाग्रह। सदाग्रह का मतलब क्या है कि फार्मनेस इन अ गुड कॉज, सही चीज़ के लिए अड़े रहना, दैट्स कॉल्ड सदाग्रह। फार्मनेस मतलब क्या कि यह सही चीज़ है तो हम लड़ेंगे इस चीज़ के लिए, हमको प्राप्त करना है। तो इनको जो पहला जो शब्द मिला और जो उनको पसंद आया वो सदाग्रह था, बट बाद में क्या किया इन्होंने, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके सत्याग्रह कर दिया। तो कोई पूछेगा कि प्रिकर्सर वर्ड सत्याग्रह क्या था? सदाग्रह था। और सदाग्रह भी लोगों ने सुझाव दिया है, जो मैगजीन में लिखते थे नहीं है इंडियन ओपिनियन में, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया सदाग्रह का। सदाग्रह का मतलब क्या है कि फार्मनेस इन द राइट कॉज के लिए फार्मनेस होना, अड़े रहना, जिद्दी से रहना। देखो अब समझते, चलो ठीक है सत्याग्रह इन्होंने रख दिया, तो जो सत्याग्रह फॉलो करेंगे उसको सत्याग्रही कहेंगे, सत्याग्रही कहेंगे ना उसको। तो सत्याग्रही का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सिम्टम्स क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए विचार उसका? एक जो ट्रू सत्याग्रही होगा कभी भी नहीं झुकेगा इविल के बिफोर, यानी कि इविल के पास कभी भी नहीं झुकेगा। वो जो गलत आदमी है, जिसने गलत काम किया, उसके सामने में कभी भी सत्याग्रही नहीं झुक सकते, चाहे कुछ भी कॉन्सिक्वेंस, चाहे वो गोली ही क्यों ना मार दे। वो इविल वाला आदमी है ना, बदमाश आदमी, चाहे गोली ही क्यों ना मार दे, कुछ भी रिपरकशन हो, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, सत्याग्रही कभी नहीं झुकने जा रहे हैं। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, सत्याग्रह हमेशा ट्रूथफुल रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, नॉन वायलेंट का रास्ता अपनाएंगे, ठीक है, और निडर रहेंगे। क्या रहेंगे? निडर, फेयरलेस रहेंगे, कोई भय नहीं होना चाहिए सत्याग्रही में। ये कैरेक्टर देखो। और गांधी जी स्वयं बोलते हैं कि केवल ब्रेव, बहादुर और स्ट्रांग आदमी ही सत्याग्रह का रास्ता पे चल सकता है, डरपोक लोग सब नहीं चल सकता ये रास्ता, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आपको टॉर्चर भी हो रहा है, फिर भी आप हंस रहे हो, आप चुपचाप बैठे हुए हो अपने राइट कॉज के लिए। इट वॉज नॉट फॉर, ये इसलिए वीक और डरपोक लोग के लिए नहीं है स्टूडेंट। वायलेंस डरपोक का एक्ट है, ठीक है ना, वो कवार्डिस दिखता है उससे, डरपोक चीज़ का। यानी कहने का मतलब एंड्स कुड नॉट जस्टिफाई द मीन्स। मैं हमेशा कहता हूँ ना ये बात, रास्ता भी सही होना चाहिए कोई चीज़ प्राप्त करने का। केवल रिजल्ट अच्छा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस ही अच्छा था आपका रिजल्ट तक पहुँचने का प्रोसेस भी, जो प्रक्रिया वो भी बेहतर होना चाहिए। अब और वो प्रोसेस क्या है? सत्याग्रह है। सत्याग्रह से चीज़ों को लेना है, और जो दुश्मन है, जो एडवर्सरी है, उसके दिल को जीतना है और उसको एहसास कराना है कि वो गलत है। लगे रहो मुन्ना भाई, देखे हो ना बच्चे लोग, संजय दत्त मूवी, हाँ 2 मूवी आया था ना, मुन्ना भाई MBBS आया, और सेकंड में लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी जी का बहुत अच्छे से चित्रण करके दिखाया गया है, जो संजय दत्त जो करता है बहुत सुंदर तरीके से दिया गया। देखो, ए सत्याग्रही शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग, यानी कि कुछ भी आपके संघर्ष में जो भी स्ट्रगल होगा स्वीकार कर लो, मेंटली स्वीकार कर लो। बहुत बुरा हो सकता है, बट यू हैव टू बी फेयरलेस, आपको फेयरलेस होना होगा, नॉन वायलेंट होना होगा और ट्रूथफुल रहना होगा। ए ट्रू सत्याग्रही वुड हैव नो इल फीलिंग, कोई भी जिसने गलत भी काम किया उसको लेके भी हेट्रेट नहीं होना चाहिए आपके मन में। जैसे हम जिसके लिए लड़ रहे हैं उसको लेके भी मेरे मन में कोई गलत चीज़ नहीं है, बस वो खराब वाला चीज़ को एहसास करवा देना है उसको। अब देखो कितना सुनने में कितना सुंदर लग रहा है, कितना बड़ा संघर्ष होगा ये चीज़, दुश्मन का दिल जीतने का बात है इसमें। दुश्मन को लेके कोई नफरत भी नहीं होना चाहिए, समझे? जो रॉन्ग डूअर है उसको लेके हेट्रेड भी नहीं होना चाहिए, इल फील भी नहीं होना चाहिए, गलत फीलिंग भी नहीं होना चाहिए उस चीज़ को लेके। और सत्याग्रह किस प्रिंसिपल पर काम करेगा? प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड बॉयकॉट। हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य में हम आपके सिस्टम के अंदर लिप्त हैं, वो कार्य हम नहीं करने जा रहे हैं। नॉन कॉपरेशन, सहयोग नहीं करेंगे आपको, अब बॉयकॉट करेंगे। सहयोग नहीं करना अपने आप में एक बॉयकॉट है, समझ गए स्टूडेंट? हाँ, देखो अब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया कहाँ से, कहाँ से एलिमेंट्स आया है इसमें। सो सत्याग्रह अनडाउटली ट्रूथ और नॉन वायलेंस के पाथ पे बेस्ड है ये। और कुछ एलिमेंट्स इन्होंने इंडियन ट्रेडिशन से लिया, इंडियन कल्चर से लिया। हाँ, भागवत गीता बहुत पढ़ते थे गांधी जी, बहुत पसंद करते थे, ठीक है ना। कुछ इन्होंने क्रिश्चियनिटी से भी लिया है, और कुछ जो टोल्स्टॉय बहुत बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे, कह सकते हो भगवान के बराबर है वो फिलोसोफर है, उनके फिलोसफी से भी लिया है, समझे ना। हाँ,
हु से डैट इविल कुड बी बेस्ट बी काउंटर बाय नॉन। देखो टॉल्स्टॉय क्या कहते हैं, उनका फिलोसफी क्या कहते हैं, फिलोसोफर है वो, उनका फिलोसफी क्या कहता है कि जो इविल है, जो बुरे लोग हैं, उसको नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से जीता जा सकता है। तो गांधी जी ने क्या किया, कुछ क्रिश्चियनिटी से लिया प्रिंसिपल, कुछ हिंदू से प्रिंसिपल लिया, कुछ जो बड़े बड़े फिलोसोफर थे टॉल्स्टॉय उनसे भी लेके एक सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट तैयार किया। हाँ, ट्रांसवाल दिखाया ना बच्चे तुम लोग को, ट्रांसवाल रीजन याद है ना, बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि लोग सब मूव कर रहे थे नटाल से, नटाल से लोग जा रहे थे वहाँ पे मर्चेंट क्लास एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटी करना शुरू कर दिए थे। तो अब ये लोग एक्ट पास करेगा, देखना। हाँ, सत्याग्रह का ही फेस है ये। ट्रांसवाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स एक्ट 1997 या फिर ब्लैक एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट, काला कानून है ये। कैसे काला कानून है, देखो, ए न्यू लेजिस्लेशन मेड इट कंपल्सरी फॉर द इंडियंस टू कैरी एट ऑल टाइम्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद देयर फिंगरप्रिंट्स। बताओ, समझ रहे हो बात को? यानी कि जितने भी इंडियंस, एक लॉ पास कर दिया गया, जितने भी इंडियंस होंगे सबको अपना रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट एनी टाइम रखना है। व्हाट डज इट मीन, समझे? नंबर वन, द इंडियंस अंडर गांधी जी लीडरशिप फाउंड डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिसाइडेड नॉट टू सबमिट। बोला कि नहीं करेंगे सबमिट ये इस तरह का रजिस्ट्रेशन, हम ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। क्या 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 लगा रखे हो तुम, मतलब हर समय पास रखना है क्या, हर समय सर्टिफिकेट रखना है क्या? ये तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। तो गांधी जी के जो एसोसिएशन थे पूरा इसको विरोध कर दिया, बोला कि नहीं सबमिट करेंगे ये सब चीज़। गांधी जी ने देखो पैसिव रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन बनाया, जो पहले भी हम लोग जानते हैं, ताकि इस तरह का लॉ का विरोध किया जा सके। हाँ देखो, इंडियंस भी देखो बहुत खुश हो गया कि गांधी जी का नेतृत्व मिला, सब इस तरह का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको पब्लिकली बंद कर दिया, जला दिया आग से। विरोध कर रहे हैं इस तरह का काला कानून पे हम, समझ रहे हो ना? और यहीं से बच्चे लोग सत्याग्रह का जन्म हुआ है। तो यहीं से स्टार्ट हुआ कि पब्लिकली किस तरह सत्याग्रह हो सकता है। हाँ, हम जलाए हैं, हम कुछ नुकसान नहीं किए हैं किसी को, ये हमको ऑब्जेक्शनल लगा, ये चीज़ सर्टिफिकेट वाला चीज़, हम रजिस्ट्रेशन वाला चीज़ हमको लगा, हम जला दें। इन द एंड देखो देयर वाज अ कंप्रोमाइज सेटलमेंट। हाँ, सेटलमेंट हो गया। लड़ना पड़ता है विद्यार्थी लोग, बिना लड़े हुए कुछ नहीं मिलता है। सेटलमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब दूसरा देखो, वही चीज़, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसफर इमिग्रेशन एक्ट जो बनाया है, उसको लेकर प्रोटेस्ट क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या चला है, गांधी जी का स्वर कैसे बड़ा हुआ है इसमें। गांधी जी, ये देखो आप फेमस हो जाएंगे इसमें। देखो इसमें क्या है कि देखो देखो आप समझो, यहाँ पे इंडियंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, ये तो पहले देख लिए कि जो भी इंडियंस वहाँ पे है, समझे ना, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन वो उसको कैरी करना है सर्टिफिकेट से, तो गांधी जी अपना जला दिए। दूसरी बात है, कोई दूसरे प्रोविंस, यानी कि देखो प्लेस रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियंस एंटरिंग ट्रांसफर, यदि दूसरे प्रोविंस से, नटाल्स या दूसरे प्रोविंस से कोई ट्रांसफर में आ रहा है तो उसके लिए ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। पीपल अंडर, ये रिस्ट्रिक्शन यही ना जी, कि ताकि वहाँ ना आ सके, क्योंकि ब्रिटिश को लग गया था कि भाई यहाँ पे आके कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, बहुत बड़ा बाद में चैलेंजर बनने वाला है। तो लॉ ही ऐसा बना दो ताकि इधर ही नहीं आ सके, वो आए भी तो हमेशा हाथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। पीपल, देखो क्या हुआ, पीपल अंडर गांधी जी प्रोटेस्टेड बाय इलीगली माइग्रेटिंग फ्रॉम नटाल इनटू ट्रांसवाल। सब लोग गांधी जी के नेतृत्व में सब लोग ज़बरदस्ती इस लॉ को तोड़े हैं। जैसे दांडी मार्च भी तो यही था, दांडी मार्च भी तो तोड़े हैं, लॉ को तोड़े हैं, सॉल्ट लॉ को। तो सभी लोग गांधी जी के साथ नटाल से चल दिए ट्रांसफर तोड़ने के लिए इस लॉ को। द गवर्नमेंट हेल्ड दिस इंडियंस इन जेल्स एंड टॉर्चर देम। गवर्नमेंट, सरकार जेल में पकड़ के ठूस के टॉर्चर कराते हैं। वेरी बैड ना। इंडिया में देखो गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल गुरु है गांधी जी के, उन्होंने वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को जनरेट किया इंडिया में भी, समझे, इन सपोर्ट ऑफ द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। ताकि देखो साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है इंडियंस के साथ, कितना बुरा हो रहा है इंडियंस के साथ। और गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़े लीडर है, इनका बात डायरेक्ट सुनेगा उस समय का गवर्नर जनरल भी। बात समझे, देखो फलस्वरूप क्या हुआ कि इवन उस समय के जो वॉइस रहे, भारत के जो वॉइस रहे थे लॉर्ड हर्डिंगे, उन्होंने भी कंडेम किया कि नहीं होना चाहिए था साउथ अफ्रीका में, इस तरह लोगों को जेल में नहीं ठूसना चाहिए था, गलत किया वहाँ का ब्रिटिश अथॉरिटी। ये ब्रिटिश बोल रहा है। इंडिया में जो लॉर्ड हर्डिंगे जो है, बताए थे ना बच्चे लोग, उनको भी बुरा लग रहा है कि गलत हो रहा है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पे एक इंक्वायरी बैठना चाहिए कि क्यों कैसे डाल दिया जेल में। तो गोपाल कृष्ण गोखले खुश, और इधर गांधी जी भी खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है, इंडिया से भी सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो देखो इसलिए पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के वो, क्योंकि
जो गांधी जी जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इंडिया में बैठ के भी मदद कर रहे थे, और वहाँ का ब्रिटिश अथॉरिटी को पता चल जाएगा तो वो वहाँ कमेंट करेगा, तो फिर इंग्लैंड में बात जाएगा, फिर इंग्लैंड से प्रेशर बनेगा वहाँ पे भी। तो कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, न्यू लेजिस्लेशन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, सही बात है, नया लॉ बनाया गया था ताकि इंडियंस लोग माइग्रेट नहीं कर सके। इंडिया ने क्या किया, उस लॉ को तोड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाके अब बोला कि हम लाइसेंस या सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने नहीं जा रहे हैं। तो कैंपेन अगेंस्ट, समझ गए ना, नंबर 1। दूसरा क्या है, कैंपेनिंग अगेंस्ट पोल टैक्स। पोल टैक्स वॉज इम्पोज ऑन वही ऑल एक्स डेंजर इंडियंस हु वेर टू पोल, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वही इंडेंजर लेबर जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब वो एक्स इंडेंजर बन गया, उसको रहने के लिए, एक तो बहुत गरीब आदमी है, उसके लिए एक अलग से टैक्स देना पड़ा था, पोल टैक्स। मना कर देगा, पोल टैक्स नहीं देने जा रहे हैं। कैंपेन इसका कैंपेन चल रहा है। और देखो हद तो तीसरा वाला हो गया, ये इतना डिस्क्रिमिनेटरी है कि महिलाओं को भी आना पड़ा स्ट्रगल के लिए। देखो क्या बोला गया कि यदि क्रिश्चियनिटी के रीति रिवाज से यदि शादी नहीं हो रहा है किसी का, तो उसको लीगल नहीं माना जाएगा। यानी कि हिंदू के हिसाब से यदि शादी होता है तो जो बच्चा जन्म होता है उसको लीगल नहीं माना जाएगा। व्हाट इज दिस, डायरेक्ट महिला का डिग्निटी पे असर पड़ेगा। इसका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ तो। बोला कि क्रिश्चियनिटी के राइट से, यानी क्रिश्चियनिटी का जो परंपरा है उसी से यदि शादी ब्याह हो रहा है, बच्चा हो रहा है, तो लीगल माना जाएगा, अन्यथा लीगल नहीं माना जाएगा। तो क्या है, इंडियंस तो अपने हिसाब शादी करेगा ना, उसका अपना हिंदू कोड है, अपना हिंदू कस्टम्स है। देखो वही बात है कि मैरिज को इनवैलिडेट कर दिया गया। यदि क्रिश्चियन राइट्स के हिसाब से नहीं हो रहा है, क्रिश्चियन परंपरा के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो मैरिज क्या होगा, इलीगल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसमें देखो और इंडियंस लोग घुसा गए, स्पेशली महिला भी आ गई पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोटेस्ट में। बिकॉज सच, देखो द लॉ ड्रू द एंगर ऑफ इंडियंस को बहुत गुस्सा आया। बिकॉज सच लॉ ओनली नॉट मेड मैरिज इलीगल बट द ऑल्सो चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सच मैरिज इलिजिटमेट, यानी कि लीगल नहीं होगा, बच्चा भी कानूनी ढंग से लीगल नहीं है। तो ये तो गलत ना हो गया जी। इसलिए बहुत सारा महिला आ गई, क्योंकि उसका डिग्निटी का सवाल था। कॉम्प्रोमाइज़, देखो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और उसमें मिला है हमें मेजर इंडियन डिमांड्स एंड प्रॉमिस टू ट्रीट ऑल द इश्यूज इन अ सिंपैथेटिक मैनर। कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, बोला गया कि अब जो भी इश्यूज़ होगा इस तरह का, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया जाएगा। तो घुटने पे ला दिया ब्रिटिश लोग को इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है ना। आप ऐसे कैसे कर सकते हो यार, ये तो ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी बनाने का बात हो गया फिर। तो देखो अब ये गांधी जी इतना कुछ किए, तो गांधी जी को बहुत कुछ समझ में आया। गांधी जी को लगा वाह, मतलब असंभव चीज़ भी संभव हो सकता है यदि मासेस में लोग जुड़े तो। और इनको ये भी लगा कि सोसाइटी में इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम अलग अलग जाति है ना, रिलीजन है, उसके बाद भी सब आदमी एक साथ जुड़ सकते हैं यदि कोई कॉमन कॉज हो तो। देखो वही बोल रहे हैं, सोशल एनर्जी और लीडरशिप स्किल। देखो ये गांधी जी कैसे डेवलप्ड हुआ, सोशल एनर्जी। तो सोशल एनर्जी के बारे में गांधी जी का क्या एक्सपीरियंस रहा, कहते हैं कि मासेस हैज इमेंस कैपेसिटी, मासेस के पास बहुत क्षमता है कि वो बड़े बड़े इस तरह की चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। मासेस के पास ये है कैपेबिलिटी कि पार्टिसिपेट करने का और सेक्रीफाइस करने का। पीपल यूनाइट भी हो सकते हैं, पीपल एक साथ आ सकते हैं, भले ही वो डिफरेंट रिलीजन से हो, भले वो डिफरेंट क्लास से हो, मगर जब कॉमन सोशल कॉज के बाद आएगा, यदि कि जहाँ पे सबको प्रॉब्लम हो रहा है, जो सोशल इश्यूज़ है, उस सोशल इश्यूज़ पे ना कोई लोग धर्म देखेंगे, ना कोई अपना जात देखेंगे, ना कोई अपना मजहब देखेंगे, सब लोग साथ आ सकते हैं। ये गांधी जी को यहाँ पे महसूस हुआ है। ये गांधी जी यहाँ पे भी काम करेंगे। देखो एनसीएम और खिलाफत इशू दोनों साथ में ले गए ना गांधी जी, सोचने वाली बात है। लीडरशिप, देखो गांधी जी ने यहाँ पे अपना ही तरीके से लीडरशिप क्रिएट किया है। ही इवॉल्व हिज ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लीडर्स को हमेशा सेंसिटिव रहना चाहिए पीपल के प्रॉब्लम को लेके, और जो एनर्जी जो अनटैप्ड है उस एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाए। देखो यही गलती हो गया एक्सट्रीमिस्ट से भी, कि जब इतना बढ़िया चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट का आगे का, तो कैसे उस एनर्जी को टैप किया जाए, वो समझ नहीं था एक्सट्रीमिस्ट फेज वाले को भी, याद है ना। तो गांधी जी यहाँ पे समझ गए कि जो एनर्जी जो है मासेस, उसको कैसे टैप किया जाए, कैसे उसको सही तरीके से चैनलाइज किया जाए। देखो यहाँ से गांधी जी ने अपना ही टेक्निक यूज़ किया है, नॉन वायलेंस,
सत्याग्रह, पैसिव रेजिस्टेंस का ये काम आएगा भारत में भी। समझे बच्चे लोग, बाद में काम आएगा। ये मैं बता चुका हूँ 1893 से 1904 तक क्या क्या हुआ है। आगे देखो बच्चे लोग, हाँ यहाँ पे भी देख सकते हो 1906 से देखो फर्स्ट पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन हुआ ट्रांसवाल, वही ऑर्डिनेंस, वही ब्लैक एक्ट को लेके। 1997 देखो वही चीज़ है, ब्लैक वही उसी से जुड़ा हुआ चीज़ है कि ट्रांसवाल जो चीज़ था वो 1997 में भी दिखता है। 1908 में देखो सबको जेल में डाल दिया गया ना, ऊपर से क्या स्टेटमेंट चला वो भी जानते हैं हम लोग। देखो ही वॉज सेंटेंस टू जेल, गांधी जी को भी जेल जाना पड़ा था जब वो ट्रांसफर गए थे, याद है ना, सबको लेके गए थे तो उनको भी जेल जाना पड़ा था कि तुमने क्यों नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो उस चीज़ को लेके गांधी जी को भी जेल जाना पड़ा। बट जब गांधी जी जनरल स्मर्ट से मिले जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ स्टेट्समैन था, कह सकते हो बहुत बड़ा आदमी था, तो उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। बोला अच्छा तुम तो बोर वार में भी हेल्प किया था, तुम आदमी ठीक ही है, तुम सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, रिलीज़ कर दिया गांधी जी को। ये गांधी मूवी में बहुत अच्छा दिखाया गया है ये प्रसंग, ये वाला कैसे गांधी जी वहाँ पे इनके साथ मिलते हैं जनरल स्मर्ट्स के साथ और कैसे बातचीत होता है और कैसे गांधी जी को कहा था कि ठीक है नाउ यू आर रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। और गांधी जी इंडिया में बहुत जेल में गए हैं, गांधी जी तो लंबा जेल में रहे हैं। इंडिया में भी देखो CDM जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके आए इंडिया में तो गांधी जी को तुरंत जेल में डाल दिया गया था। देखो इन्होंने टोल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में शुरू किया ना, कह सकते हो जो कि सत्याग्रह है वहीं से स्टार्ट हुआ है कॉन्सेप्ट। हाँ और देखो उन्होंने कैंपेन किया था ना इंडियन मैरिज के, जो इंडियन बोला था इंडियन मैरिज इनवैलिड हो जाएगा क्रिश्चियन राइट से ना हो तो उस चीज़ को लेकर भी विरोध किया है 1913 में। ये याद है बच्चे लोग, ये फिगर वही जोहान्सबर्ग टोल्स्टॉय फार्म वहीं शुरू हुआ है। डरबर में भी किए थे जब वहाँ पे नटाल कांग्रेस बनाए वो, तो फोनिक्स फार्म डेवलप किया उन्होंने। जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय फार्म किया, टोल्स्टॉय फार्म से ही स्टार्ट हुआ है वो सत्याग्रह वाला पैसिव रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो गांधी जी का 10 वर्चू, गांधी जी का 10 अच्छा चीज़। पहले कौन थे? पहले ये मोहनदास करमचंद गांधी थे, अब ये महात्मा गांधी बन गए। ठीक है, तो देखो गांधी जी ने कैसे अपने लाइफ को चेंज किया। देखो ड्रेस देखो गांधी जी का, कहाँ पहले सूट बूट में देख रहे हो ना गांधी जी, कहाँ पहले यूरोपियन गेटअप में, और देखो इंडिया में आते आते ये चेंज कर लिया अपने आप को। फेथ इन सिर्फ खुद पे भरोसा रखो। रेजिस्टेंस, यदि गलत चीज़ हो रहा है तो रेजिस्ट करना जरूरी है, और रेजिस्ट भी 1 सेकंड के लिए नहीं बच्चे लोग, परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी। माफ़ करना सीखो अपने गलती से, है ना, अपने गलती से सीखो। कैरेक्टर को स्ट्रेंथ करो, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर मजबूत करो। एनिमीज़ का दिल जीतो, ट्रूथ सच्चाई के लिए लड़ो, प्रेजेंट में रहो। टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप लो, उसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ाओ, और हमेशा रास्ता क्या होना चाहिए? नॉन वायलेंस का होना चाहिए। तो महात्मा देखो बना है 2 शब्द से, महान प्लस आत्मा, यानी कि गांधी जी ग्रेट सोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ट्रांसफॉर्म किया अपना पर्सनालिटी विद द एक्सपीरियंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इंडिया एज वेल, तो हम बिल्कुल गांधी जी को महात्मा गांधी कह ही सकते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा योगदान रहा है भारत के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए भी कहीं ना कहीं। कंप्लीटेड।